आज की कहानी की शुरुआत होती है कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारों से, जिसमें हमें घने जंगलों के बीच से होते हुए समुद्र किनारे एक छोटे से टापू की ओर लेकर जाया जाता। समय है 1850, जिस दौरान हम लंदन से आए हुए एक शिप को देखते हैं जिसमें कुछ मुसाफिर है जो कि अपनी मंजिल यानी कि इंडिया की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में उनका सामना तेज लहरों और तूफान से हो जाता है, जो चीज उनके जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। समुद्र का अधिकतर पानी इनकी बोट में भर चुका था, जिससे ये तुरंत ही बाहर निकलते हैं, पर इस जद्दोजहद में इनका एक साथी मारा जाता है, जिससे अगली सुबह ये लोग पूरे क्रियाक्रम के साथ समुद्र में बहा देते हैं। लेकिन कल रात के हादसे के बाद इनका जितना भी खाना था वो सब खराब हो चुका है। ऊपर से इनकी जो बोट है वो भी टूट गई है, इसीलिए इन्हें अब किसी डेजर्ट आइलैंड की तलाश है जहां से ये कुछ टिम्बर के पेड़ों को काट सके और उसे अपनी बोट को ठीक कर पाए। पर अभी भी इन्हें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और इस दौरान हम मिस्टर मुनरो को देखते हैं, जिनका ओहदा इस बोट पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। मुनरो सभी को पूरब की ओर देखने को कहता है, जहां शायद जमीन का एक टुकड़ा है, इन्हें वहीं चलना चाहिए। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उस शिप को उसी ओर मोड़ लेते हैं, लेकिन वो उस टापू के ज्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि फिर शिप वापस पानी में नहीं आ पाएगी। इसीलिए ये अपनी छोटी सी बोट से वहां तक पहुंचते हैं। पर मुनरो तो अपने घोड़े को भी लेकर आ जाता है, जो देख सब हंसना शुरू कर देते हैं। पर उसका यही स्टाइल है, वो अपने घोड़े के बिना कहीं नहीं जाता। दोनों ही उस आइलैंड की खूबसूरती को निहारते हैं, जिस दौरान मुनरो को झाड़ियों के बीच एक लड़की दिखती है, जो ये संदेश देता है कि यहाँ पर मानव जाति का भी प्रवास है। दरअसल ये लड़की किपास नाम के कबीले की सदस्य है, जिनका यहाँ पर सालों से रहना है। वो जब मुनरो के घोड़े को देखती है तो उसे काफी प्रभावित होती है, लेकिन इतने में वहां पर उसके और भी साथी आते हैं, जो मुनरो को देखकर समझते हैं कि वो एक लुटेरा है, इसीलिए वो उस पर आक्रोश जताते हैं। पर तभी वहां पर उसके और भी साथी आ गए, जिसमें से एक को इन कबीले वालों की भाषा आती है। वो उसे समझाता है कि हम यहाँ पर बस लकड़ी और कुछ खाना लेने आए, हमारी शिप खराब हो गई है, आप लोग घबराइए मत, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो सुन वो लोग वापस चले गए और मुनरो भी अपने साथियों के साथ किनारे पर आ गया। उसका साथी उसे समझाता है कि ये किपास कबीले के लोग हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ भी इन्हें चोट नहीं पहुंचाई तो ये कुछ नहीं कहेंगे। अब मुनरो अपने टाइम पास करने के लिए स्केचेस बनाने लगता है, तभी उसे कुछ शोर की आवाज आती है। जब वो इस चीज को देखता है तो वहां पर कुछ कबीले वाले आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, उस लड़की को मारने पर तुले हुए थे जिसको मुनरो शुरुआत में मिला था। वो फौरन ही वहां जाकर उसकी मदद करता है, लेकिन तभी वहां सरदार आता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को काफी कुछ सिखाया, लेकिन ये लड़ाई हमारे अपने लोगों की है और इसीलिए तुम इसमें दखल अंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। पर मुनरो को पता था कि वो लोग उस लड़की को उसके भाई को मारने वाले। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तब सरदार उसे कोई सौदा करने को कहता है। ऐसे बेफजूल में वो किसी की भी जान नहीं बख्शता। तब मुनरो अपने घोड़े के बदले उस लड़की की जान का सौदा करता है, जबकि वो घोड़े उसे सबसे प्यारे थे। पर उसके भाई को वो लोग उसके सामने ही मार देते हैं। इसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुनरो एक अच्छा इंसान है। अब वो उस लड़की को, जिसका नाम सूली था, उसे लेकर अपने जहाज पर आ जाता है, जो अब ठीक हो चुकी है। इसीलिए सभी वहां से निकल जाते हैं और अपने पड़ाव इपवर्थ के नाम के आइलैंड पर पहुंचते, जहां इन्हें थोड़ा रुक कर आगे का सफर पर निकलना है। रात में मुनरो सीलू को अपना बिस्तर देता है सोने को और कुछ जमीन पर सोता है, लेकिन सीलू बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि वो अपने घर से दूर पहली बार जा रही है। न जाने उसके साथ क्या होगा, क्या सलूक करेंगे ये लोग। महीने भर के सफर के बाद ये लोग एक टापू पर रुकते हैं, जहां मुनरो बताता है इसके भाई को उन लोगों ने मार दिया, इसे भी मारना चाहते हैं, पर मैंने इसे अपनी केयर में ले लिया। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है, लेकिन पूरी रात सीलू रोती रहती है। न जाने कौन सा गम है जो उसे इतना सता रहा है। तो वो सही हाथों में भी है, यही बात मुनरो बार बार पूछता है, लेकिन वो जब से आई है कुछ भी बोल नहीं रही है। उसके सो जाने के बाद मुनरो उसके घाव को देखता है, जिस पर मरहम पट्टी करता है। अब यहाँ वो उस टापू पर रह रहे एक व्यापारी परिवार के साथ डिनर पर चला जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है सीलू बेहोश पड़ी है। वो फौरन एक लेडी जिसका नाम एंजल था उसे बुलाता और उसे पूरी बात बताता है, जो सुन वो उसका इलाज करना शुरू करती है। मुनरो को उसकी फिक्र थी कहीं उसे कुछ हो न जाए, पर उसे होश आ जाता है, जो देख वो काफी खुश था। अब एक सुबह वो शोर सुनता है, जिसको सभी लोग हथियार लेकर दौड़ रहे थे। मुनरो भी उनके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वहां पर एक कबीला है और उसका सरदार आया हुआ है, जिसे यहाँ के लोग लूना कहकर बुलाते हैं। मुनरो को कोई आइडिया नहीं था कि ये यहाँ पर क्यों आए, पर जब वो सीलू को रोते हुए उनके पास जाते हुए देखता है तब वो उसे समझ आता है कि सीलू असल में वो सरदार की बेटी है। पर किपास कबीले के लोगों ने लड़ाई के दौरान उसे बंदी बना लिया और इसके साथ सालों साल बदसलूकी करते रहे।
आज जब सिलू ने अपने पिता को देखा तो वो खूब रोती है और उनसे अपना दर्द बयां करती है। सरदार अपने साथ के पास के 3 लोगों को लेकर आया था, जिनके बदले के लिए वो उसके सामने मार डालता है। इस बीच एंजल सरदार से कहती है कि अपनी बेटी मुंडो को लेकर आए। ये एक अच्छा मालिक है, इसने आपकी बेटी को पास के लोगों से बचाया है। ये यहाँ पर सुरक्षित है। जो बात सरदार को ठीक लगती है, इसीलिए वो उसे लेकर नहीं जाते, वहीं छोड़ देते हैं। पर अपने एक लड़के को वहीं छोड़कर चले जाते ताकि वो सूली की देखरेख कर सके, उसकी रक्षा कर सके। असल में दोस्तों, आए दिन इन कबीले वालों में लड़ाई होती रहती है, जिसके चलते इनकी औरतों को बड़ा जुल्म सहना पड़ता है। कभी वो इस कबीले में रहती हैं तो कभी उस कबीले में। यही देख एंजल ने सीलो को यहीं रुकने को कहा, क्योंकि यहाँ वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब इसके बाद सीलो भी वहाँ के तौर तरीकों में ढलना शुरू हो गई। उसको ये सब करने में एंजल खूब मदद करती है। दोनों में एक अच्छा समय साथ बिताते हैं। तो वहीं मुंडो ने इन दोनों कबीले वालों को बुक खरीद कर दी ताकि ये कुछ पढ़ लिख सके। सीलू को तो डांस क्लासेस भी ज्वाइन करवा दी, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन में कुछ बहुत ही अनर्थ हो जाता है। जो क्या था, चलिए आपको बताता हूँ। इससे पहले ये जान लीजिए, जो लड़का उस कबीले से आया है उसे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। दोनों कभी कभार छुप छुप कर मिला करते हैं। लेकिन रात में टापू पर एक पार्टी हो रही थी तो सभी सीलों ने देखा कि किसी ने बहुत ही बुरी तरह से उसके साथी को मारकर बाहर फेंक दिया। जो चीज वो मुंडो को भी दिखाती है, उस लड़के की हालत बहुत ही नाजुक थी। इसीलिए वो आकर अपने लोगों पर खूब चिल्लाता है, क्योंकि उस लड़की की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पर उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि सुबह होने पर इन्हें पता चलता है कि इनके एक और साथी पर किसी ने जानलेवा हमला किया। जो देख सभी घबरा गए और वो इसका जिम्मेदार उस लड़की को देने लगे, क्योंकि जरूर ये सब के पास के लोगों का काम होगा। पर अब मुंडो उस लड़की की जान का और मजाक नहीं बना सकता। जब वो देखता है कि वो ठीक नहीं हो रहा है तो सीलो उसे बताती है कि मुझे एक जगह पता है जहां पर इसका इलाज हो सकता है। वहां तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा घुमावदार और लंबा है। पर उसकी जान बचाने के लिए मुंडो तैयार था। सुबह उस लड़के की माशूका उसे मिलने आती है और मुंडो को अपना घोड़ा सौंप देती है ताकि वो उस लड़के को ले जा सके। मुंडो एक कार्ड बनाता और फिर सिलो और एंजल के साथ वहां से निकल जाता। हालांकि उसके इस फैसले से वहां के लोग काफी नाराज थे, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और निकल पड़ता है। सिलो अपने तजुर्बे से उन्हें आगे का रास्ते के बारे में बता रही थी, जिसको फॉलो करते हुए ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। रात ये उसी जंगल में काटते हैं जिस दौरान मुंडो सिलो का स्केच बनाता है, पर उसे दिखाता नहीं है। लेकिन उसके सो जाने के बाद सिलो उस स्केच को देख लेती है, जिससे उसे खुशी होती है। अब ये लोग लाख कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह करके जल्दी से उस जगह पहुंच सके, लेकिन अफसोस कि वो लड़का वहां पहुंचने से पहले मारा जाता है। इसीलिए सिलो उसके लिए जाकर अपने कबीले वालों के पास जाती है, जो उसकी लाश को देखकर बहुत रोते हैं। तो मुंडो उन सभी से माफी मांगता है और बताता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ। किसी को नहीं पता, न जाने किसने उस रात इन लोगों पर हमला कर दिया। हमने बहुत कोशिश करी पर इसे बचा नहीं सके। वहां का सरदार मुंडो को कुछ कहता नहीं है, पर उसके अंदर एक आक्रोश था। अगले दिन मुंडो वहां के लोगों के स्केच बनाता है, जिसमें उस कबीले का सबसे इज्जतदार आदमी का भी स्केच था, जिसका नाम ओलावा था। उधर एंजल वहां की कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ने में मगन थी ताकि वो इसे अपने साथ ले जा सके। इतने में वहां पर मुंडो आ जाता है, जो देखता है कि वहां के लोग लकड़ी की मदद से कुछ बनाने की कोशिश में लगे हुए। वहीं कबीले का सबसे इज्जतदार आदमी मुंडो की वो स्केच बुक को देख लेता है, उसके अंदर बनी हुई सीलो की तस्वीर भी। इसीलिए रात में वो सभी को बुलाता है और फिर मुंडो से इस बुक के बारे में पूछता है, आखिर उसने ये सब क्यों बनाया और वो क्यों आया है यहाँ पर, क्या चाहता है वो। तब मुंडो ने अपनी कहानी सुनाता है। जब वो ब्रिटिश आर्मी में हुआ करता था तो वहां पर उन मासूम लोगों का नरसंहार देखा उसने, और उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। उसके बाद से उसने कभी भी जंग को सही रास्ता नहीं माना, क्योंकि उसे हारने वाले को 2 चीजों का नुकसान झेलना पड़ता है। पहली तो खुद की हार, दूसरा अपनी जान माल का नुकसान। तब से वो उन लोगों को स्केच को बनाता है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते, किसी चीज को हासिल करना चाहते, और ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिलती है। ये करके वो शख्स उसकी बात को समझ लेता है, लेकिन मुंडो ये बताते हुए काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि वो अपने अतीत को भूलना चाहता है। इसीलिए दोबारा उसने आर्मी कभी ज्वाइन नहीं की। उसके इस मुश्किल समय में एंजल उसका साथ देती है और दोनों एक अच्छा समय साथ में बिताते। एक दिन वहां कैप्टन कुछ असला बारूद लेकर आता है ताकि वो उन्हें बेच सके, जो कि वो पहले भी किया करता है। लेकिन आज सिलो उसे मना कर देती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे खरीद सके। उनकी ये बातें मुंडो भी सुन रहा था। वो कैप्टन से गुजारिश करता है कि आज वो दाम थोड़ा कम कर दे, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना करता है। तो मुंडो सरदार के पास जाता है और उन्हें यह सलाह देता है कि ये हथियार और बारूद खरीद कर कोई फायदा नहीं है। कब तक आप लोग एक दूसरे के लोगों को मारते रहोगे? जंग से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ लोगों ने अपनों को खोया है। जो सुन सरदार कहता है कि ठीक है, यही बात तुम जाकर कपास के लोगों को समझा दो, अगर वो मान जाए तो हम कभी भी जंग नहीं करेंगे।
मुनरू मान जाता, पर इसमें बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि कपास के लोग आदमखोर होते हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शते, खासकर उनका लीडर। वो तो जानवर ही है। लेकिन मुनरू फिर भी मान जाता है, शिप लेकर वहां के लिए निकल जाता है। साथ में उसके कैप्टन भी था, जो अपने सौदे के लिए जा रहा था। वहां पर क्या बता उसकी बंदूकें बिक ही जाएं। पर इस बीच मुनरू नोटिस करता है कि उसके साथ सीलू भी आ गई है। अब ये देखकर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो जिस जगह पर जा रहा है वहां के लोग उसे नफरत करते हैं। लेकिन सीलू वापस जाने से इनकार करती है। पर मुनरू के लिए अब खतरा और बढ़ गया, क्योंकि उससे अब सीलू की भी रक्षा जो करनी है। सफर के बाद ये लोग उस टापू पर पहुंचते हैं, जहां कैप्टन सरदार के बेटे से मिलता है। उसे बंदूकें दिखाता है, तो वहीं मुनरू सरदार से खुद जाकर मिलता है, जो उसे देखते ही पहचान जाता है। अरे तुम तो वही हो ना, घोड़े बेचने वाले। तो मुनरू हाँ में जवाब देता है। फिर वो अपनी बात रख कि वो लूना कबीले से आया हुआ है, उनकी शांति संदेश लेकर। उनके लिए एक तोहफा भी दिया है, जो सुनकर सरदार हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है, ये जमीन हमने खून के पसीने से सींची है, और तुम कह रहे हो कि हम उन्हें माफ कर दे। ये कभी नहीं होगा। ये कहकर वो बाहर आ गया और कैप्टन की बंदूकों को देखने लगा। इस दौरान मुन्नू को अपना घोड़ा दिख जाता है, तो वो उसे देखने चला गया। इधर कैप्टन के ज्यादा दाम को देखकर सरदार उल्टा उसकी ओर बंदूक तान कर चला देता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद उसके जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया जाता है। जब मुन्नू शोर की आवाज सुनता है तो वहां घोड़ा लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला करता है, पर सही मौके पर सुलू उसे शूट करके मार डालती है। जिसके बाद दोनों ही वहां से भाग गए। लेकिन रात में वो मुन्नू को बताती है कि अब जंग होने वाली है। कपास के लोग अब ये जान गए हैं कि हम शांति चाहते हैं, तो वो हमसे लड़ने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि यही सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जो सुन मुन्नू भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर सुबह जैसे ही सिलू अपने पिता के पास पहुंचती है, उन्हें सब कुछ बता देती है। जो सुन वो अपने लोगों को जंग के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। तब मुन्नू और एंजल भी उनका साथ देने को राजी हो जाते हैं। जंग का आरंभ होता है। दोनों ही कबीले के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, पर मुन्नू के आइडियाज के कारण ये लोग 2 कदम आगे रहते हैं। इन्होंने वहां पर पहले तो स्मोक छोड़ दिया, जिससे कि कपास वाले कुछ देर उन्हें दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठाकर ये उन पर खूब गोलियां चलाते हैं और उनके आधे से ज्यादा लोगों को मार गिराते हैं। पर इसमें एंजल को गोली लग जाती है, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो गई। पर इस चीज से मुन्नू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो भी अब बाहर निकलता है, सभी को मारना शुरू करता है और अंत में इस जंग में जीत लूना कबीले को हासिल होती है, यानी कि सीलो के पिता की, जो कि अपने दुश्मन कबीले के सरदार के गले को उसके ही हथियार से काट कर फेंक देते। फिर जो उनका बेटा होता है उससे शादी खुद की बेटी सीलू से करवा देते, क्योंकि वो दोनों शुरू से एक दूसरे को चाहते थे और ये बात सीलू के पिता को भी पता थी। पर इस मतभेद के कारण वो कभी भी इन दोनों को एक नहीं कर सके। लेकिन अब शायद बदलाव हो जाएगा, जो चीजें हमें 4 साल बाद देखने को मिलती भी है। दरअसल ये कहानी है 1850 की, जब दुनिया की मोस्टली सभी कंट्रीज और जमीनें ब्रिटिश एम्पायर के राज में थी। इसीलिए 2 जनरल इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है। जंग जैसा कुछ भी नहीं है। इनका पहनावा, इनकी बोलचाल, सब कुछ बदल चुका है और अब ये लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सबसे अहम चीज है कि अब इस कबीले के सरदार सीलू का हस्बैंड है और सरदारनी सीलू है। दोनों मिलकर इस प्रजा को संभाल रहे हैं और इसमें इनका साथ दे रहा है मुन्नू, जो जनरल से कहता है कि आज से ये रूट और ये पूट उनके इलाके में आते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब से जो कुछ भी यहाँ से जाएगा उस पर कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। उन्हें उसका रेंट पे करना होगा। जो सुन जनरल गुस्से में आ जाता है, पर उन्हें यह मानना ही पड़ता है। असल में यह सब मुन्नू की उसकी वजह से मुकम्मल हुआ था। अगर उस दिन वो अपने घोड़े को सौदे में ना देता तो शायद आज सिलू ना होती और ना ही ये जंग होती और सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहता। लेकिन आज बदलाव आया, जिसके कारण इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।